हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों खूब सारा वैकेंसी है इस बार 2023 में, आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी पढ़ाई करना उत्साह से करना आप लोग, क्योंकि उत्साह से पढ़ाई करने पर आदमी पढ़ता भी अच्छा है और दिमाग में भी मतलब वो चीजें जो आप पढ़ते हो रहता है। दोस्तों एक हमेशा याद रखिएगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमेशा हौसला को बुलंद करके तैयारी कीजिएगा, आपका तैयारी हमेशा अच्छा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था शुरू करते हैं। कहता है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। कहाँ है बताइए? देखिए ये जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है गुजरात में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है यहाँ गुजरात है और गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोस्तों वहां से खनिज से रिलेटेड या तेल क्षेत्र से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो असम है, असम में भी आपका जो है ये वाला क्षेत्र में, असम में याद रखिएगा यहां भी तेल क्षेत्र है। कौन कौन तेल क्षेत्र है यहां पर? तो याद रखिएगा डिगबोई, ठीक है, नुमालीगढ़, नूनामती, ये सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि भारत में पहली बार तेल कुआं या तेल क्षेत्र का खुदाई कहां हुआ था? भारत में पहला तेल क्षेत्र पेट्रोलियम को लेकर कहां खोदा गया था? तो याद रखिएगा माकूम, और ये कहां पर है? असम। और पहला जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये कहां स्थापित हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा डिगबोई। और ये सभी कहां पर है? तो याद रखिएगा डिगबोई भी कहां पर है? असम में। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहां पड़ा? गुजरात, एकदम दिमाग में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कौन सी रेखा टेढ़ी मेढ़ी है? ये सचिवालय में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये कहां पे आया हुआ है? सचिवालय में। क्या बताना है? अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, एक लाइन देखो यहां पर, मान लीजिए आपको हम बता दिए कि यहां पर एक बेरिंग जल संधि है, ठीक है, और यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारा गया है। और नीचे में जो है आपका प्रशांत महासागर। याद रखें, देवी पूछता है कि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। और बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर प्रशांत महासागर में। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 5 बार घूमी है। 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये भी याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है और कितनी बार घूमी है? तो 5 बार घूमी है प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, और ये बेरिंग जल संधि से भी गुजरती है और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो इन सभी चीजों पर जो है आपको ध्यान देना है दोस्तों, परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है आपका अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। और एक चीज बता देते हैं, ये जो अक्षांश रेखा है, ऐसे इसके समानांतर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। टोटल अगर अक्षांश की संख्या पूछ देगा तो 181। ठीक है, यानी यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो याद रखिएगा कितना है? 181 है। अगर आपसे पूछ देगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या
अक्षांश रेखाओं की संख्या याद रखिएगा कितना है, तो 179 है। क्यों है 179 दोस्तों? क्योंकि ये जो ऊपर में उत्तरी ध्रुव है एक बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है, इसीलिए 2 को हटा दीजिए। तो 181 में से 2 हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 179। तो आपको क्या याद करना है कि अक्षांश की संख्या 181 है और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, ये दिमाग में रख लेना है। तो ये सभी सीधी लाइनें हैं, मतलब गोल है। देखो ये विषुवत जो 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा है ये भी आपको ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, और आपको पता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है जिसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर। तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो आपको टेढ़ी मेढ़ी कौन रेखा हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ बता दिया है कि प्रशांत महासागर में कितनी बार इसको टेढ़ी मेढ़ी हुई है, 5 बार। ये सब दिमाग में रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन आता है तो हालत खराब कर देता है भाइयों, ध्यान देना है इन सभी चीजों पर, ठीक है। आगे आते हैं, कहता है कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल में कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, बताओ। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा मंगल। जैसे आपको पता है ये हमारे प्रिय सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है, आपको पता ही है। और यहाँ पर जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद कौन होगा, शुक्र, और उसके बाद कौन होगा, पृथ्वी, और उसके बाद कौन होगा, मंगल। मंगल। तो ये जो है ये पार्थिव ग्रह है। कौन है, पार्थिव ग्रह है, इंटरनल है, याद रखिएगा पार्थिव ग्रह है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक बेल्ट है क्षुद्र ग्रह का, ठीक है, जो इन ग्रहों का परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद जो है बृहस्पति, बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है। तो ये जो है दोस्तों ये जोवियन ग्रह है, बाहरी ग्रह है, जोवियन ग्रह, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बृहस्पति भी है, शनि भी है, अरुण भी है, ये सभी तो हैं, लेकिन मंगल जो है ये क्या है, पार्थिव ग्रह है, इंटरनल ग्रह है। तो आपका आंसर क्या होगा, मंगल। जोवियन ग्रह में कौन आएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं आपको परीक्षाओं में फंसा देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा आपका, याद रखिएगा इसमें जो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। ये देखो ये जो घर्षण बल है ये असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल कहने का मतलब क्या हो गया, देखो एक होते हैं संपर्क बल, एक होते हैं संपर्क बल और एक होते हैं असंपर्क बल, ठीक है दोस्तों। संपर्क बल हो गया जो आप किसी से संपर्क करते हो तो उससे जो बल क्रिएट होता है, जिसे घर्षण। घर्षण क्या है, जब आप किसी से संपर्क करो, घर्षण करोगे तभी तो संपर्क बल में कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा घर्षण बल। संपर्क बल में कौन हो जाएगा, घर्षण बल, और दूसरा में हो जाएगा श्यान बल, ठीक है। ये दोनों जो है ये संपर्क बल में है, यानी कहीं ना कहीं संपर्क होने से ये बल क्रिएट हो रहा है। लेकिन असंपर्क बल में कौन आ जाएंगे, याद कर लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, और तीसरा जो है स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो ये जो है असंपर्क बल है। तो आपको यहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, घर्षण बल तो संपर्क बल में आता है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, घर्षण बल। याद रखिएगा दोस्तों, फंसना नहीं है, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना है और एकदम ये सोच लेना है कि हमको 2023 में सरकारी नौकरी जो है छीन लेना है, ठीक है, और ले लेना है इस बार, छोड़ना नहीं है भाई साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे आइए। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या होगा दोस्तों बताइए। देखिए
इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। दोस्तों थोड़ा सा मतलब जगह कम है, फिर भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया मान लीजिए। तो ये उत्तरी अमेरिका और ये जो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, इधर में अटलांटिक महासागर है, इधर में जो है अटलांटिक महासागर है जो एस आकार का है अटलांटिक महासागर, और इधर में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर एक रिंग की आकृति का ज्वालामुखियों का एक क्या है, एक रिंग की आकृति का वलय है, ठीक है, वलय की आकृति का यहाँ पर क्षेत्र है। इसको यहाँ पर ज्यादा सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप जो है आते जाते रहते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रशांत महासागर है वहीं पर रिंग ऑफ फायर, फायर है ये। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वह एस आकार की है। इसको भी याद रखिएगा कि अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है और प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में ज्योग्राफी तो सब जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से, क्योंकि वहां ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसी प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये थोड़ा छोटा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है? रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कट गया है। तो याद रखिएगा ये कौन सा ज्वालामुखी जो है वह क्या है कि रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है। कह रहा है किलायु है, किलायु ज्वालामुखी, किलायु ज्वालामुखी, मौना लोआ, इंकाकागुआ और किलिमंजारो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें क्या होगा आंसर, ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा किलिमंजारो, ठीक है। आपको पहले ही बताए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये मान लीजिए आपका है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो याद रख लेना इधर प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर मतलब कि रिंग ऑफ वलय आपको बताए थे कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ वलय की स्थिति है, अग्निवलय है। तो यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी, ये दरोगा में आया हुआ ईएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है कौन कौन से ज्वालामुखी रिंग ऑन फायर में स्थित है। तो याद रखिएगा इधर में उत्तरी अमेरिका में जाओगे तो सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी, सेंट हेलेना। याद रखिएगा माउंट रेनियर ज्वालामुखी, माउंट रेनियर ज्वालामुखी, ये सब जो है याद रखिएगा। फिर इधर में आ जाओगे किलायु ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के साइड में आइएगा तो दक्षिण अमेरिका के साइड में आइएगा तो इंकाकागुआ है, इंकाकागुआ ज्वालामुखी, तो इसको भी याद रखिएगा इंकाकागुआ ज्वालामुखी। तो ये सभी जो है, किलिमंजारो तो जो है अफ्रीका में है, किलिमंजारो जो है आपको ज्वालामुखी कहाँ है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में याद रखिएगा इधर में जो है, इधर में तंजानिया है, तंजानिया, याद रखिएगा तंजानिया, सोमालिया, तंजानिया, सोमालिया और केन्या, तंजानिया, सोमालिया और केन्या में किलिमंजारो है। तो ये प्रशांत महासागर में नहीं है, ये तो इधर है। तो याद रखिएगा आपको प्रशांत महासागर में याद पूछेगा कि कौन सा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है, तो किलिमंजारो। तो कौन स्थित है रिंग ऑफ फायर में भाई साहब? तो माउंट रेनियर, सेंट हेलेना, मौना लोआ, किलायु, इंकाकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो ये सभी जो है आपका जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित ज्वालामुखी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, फ्लैट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा
कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है दोस्तों? तो इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में। ठीक है। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसको क्या लगाइएगा? तो इसको लगाइएगा मौना लोआ। और मौना लोआ जो है, ये ज्वालामुखी कहां पर है? हवाई द्वीप अमेरिका में। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ कहां पर है? हवाई द्वीप। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो याद रखिएगा किलाउ, और ये भी कहां पर है? हवाई द्वीप अमेरिका। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन का रेंज देखो दोस्त, कैसे आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस हम लोग ने एमसीक्यू के माध्यम से ही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट को, आप इसको जरूर कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। ठीक है। कहता है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभोनाथ, पार्श्वनाथ। देखिए इसका आंसर होगा क्या? अजितनाथ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अजितनाथ होगा। याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नाम है आपके परीक्षाओं के लिए। पहला जो है ऋषभदेव, पहला कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। दूसरा है, याद रखिएगा, दूसरा है अजितनाथ। दूसरा कौन है? अजितनाथ। और तीसरा कौन है? शंभोनाथ। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से ऋषभदेव पहले थे, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था, क्योंकि सबसे प्राचीन थे। याद रखिएगा। तो ये जो रहे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रहे ऋषभदेव, और जैन धर्म के संस्थापक भी रहे ऋषभदेव। लेकिन जब पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो क्या मारोगे आप? महावीर स्वामी। याद रखिएगा। तो कभी कभी इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछ दिए जाते हैं। तो वृषभ या बैल इनका जो है प्रतीक चिन्ह था आदिनाथ या ऋषभदेव का। अजितनाथ का था हाथी, और शंभोनाथ का क्या था? घोड़ा। याद रखिएगा। ठीक है। ऐसे तो बहुत है। चौथे नंबर पे आओगे तो अभिनंदन नाथ। लेकिन ये सभी जो है आपके लिए ऊपर का 3 और अंतिम का 3 काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो 22वें थे वो थे अरिस्टेनेमी। ठीक है, अरिस्टेनेमी। और जो 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टेनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है। और 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी रहे दोस्त, इनका था प्रतीक चिन्ह सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ, अजितनाथ का हाथी, शंभोनाथ का घोड़ा, चौथा थे अभिनंदन नाथ। उतना इनका प्रतीक चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अरिस्टेनेमी 22वें थे, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। अब देखिए ऋषभदेव और अरिस्टेनेमी, इसको भी याद रखिएगा कि जो ऋषभदेव रहे और अरिस्टेनेमी जो रहे, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी है। ये ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा अगर पूछेगा
कि ये सब किस मतलब तीर्थंकर का वर्णन जो है ऋग्वेद में है, तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का मारिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। अक्सर यहाँ से प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे जो है, आगे किस महाजनपद में याद रखिएगा, किस महाजनपद में पहली बार हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया गया है? किस महाजनपद में कहता है किस महाजनपद में पहली बार हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया गया है, उपयोग? याद रखिएगा दोस्त, किस महाजनपद में पहली बार हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया गया है? तो क्या होगा? अंग, बजी, मगध, अवंती। बताइए इसमें क्या होगा? देखिए दोस्त, यहां पर होगा मगध। आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय में, यानी बौद्ध धर्म की एक पुस्तक थी अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि किस महाजनपद में पहली बार हाथियों का उपयोग या प्रयोग हुआ है, तो क्या मारिएगा? मगध। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अंग का जो राजधानी थी कहां थी? चंपा। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहां थी? चंपा। वज्जी की राजधानी कहां थी दोस्तों? वैशाली। ये सब याद करके रखिएगा। मगध का 3 राजधानियां थी, याद रखिएगा। पहले अगर पूछेगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? गिरिव्रज। और दूसरी राजधानी आगे बना बिंबिसार के समय कहा? राजगीर। और फिर कहां बनेगा? पाटलिपुत्र, जब उदयन आएगा मौर्य वंश में। तो याद रखिएगा, गिरिव्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र, इसको क्रम को याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? गिरिव्रज, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है। और अवंती की राजधानी कहां है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, उज्जैन। अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैन। टोटल 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपदों में कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली भी कौन था? मगध। क्योंकि यार पता है, मगध पे अगर आप शासकों का क्रम देखो तो बिंबिसार से शुरू होता है हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाले वंशों का अगर क्रम देखोगे तो आपको क्रम में क्या होगा? पहले क्या होगा? मौर्य। पहले यहां पे आइए, हर्यक वंश। पहले कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आएगा दोस्तों? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन आएगा दोस्तों? याद रखिएगा, नंद वंश। और नंद वंश के बाद सबसे महान वंश मौर्य वंश। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये सब मगध पर शासन करने वाले वंश था, जो एक से एक थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यक वंश में शिशुनाग कालाशोक, नंद वंश में महापद्म नंद, जिसने पूरा क्षत्रियों को नाश कर दिया। उसने क्या, उसको दूसरा परशुराम कहा जाता था, एकराट कहा जाता था। ये सब याद रखिएगा। सर्व छत्रांतक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था, महापद्म नंद। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम लोग जब मगध जब शुरू करेंगे तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अगर पूछेगा कि कौन सा जनपद में, महाजनपद में पहली बार आपका हाथियों का प्रयोग हुआ, तो क्या मारोगे? मगध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 16 महाजनपदों के राजधानियों का भी हम लोग मगध, जब हम लोग प्राचीन भारत शुरू करने वाले हैं जस्ट, तो आपको यहाँ पे हम लोग चलेंगे, याद रखिए। कहता है अशोक के किस स्तंभ के लेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति है? दोस्तों, बखेड़ा स्तंभ, संकीसा स्तंभ, रामपुरवा, और ये है, ये थोड़ा सा इसको काट लीजिए, लौरिया नंदगढ़ होगा। क्या होगा? लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ इंपॉर्टेंट है। अशोक के किस स्तंभ लेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति है? तो याद रखिएगा, ये आपको बखेड़ा, संकीसा, रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ में क्या होगा? संकीसा। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देखो, आपको एक बात बता देते हैं कि मान लीजिए कि अगर स्तंभ थे, ऐसे थे आकृति, और फिर उस पर ये यहाँ बेस होता था, और उस पर फिर ऐसे होता था। देखो यहाँ पर ज्यादा क्लियर आपको बता दे कि ऐसे एक बेस होता था और ऐसे, और यहाँ पर जो होता था इसके, और यहाँ पर एक होता था उल्टा कमल। ठीक है, उल्टा कमल होता था, अधोमुखी कमल। और उस पर में क्या होता था? ऊपर में
मतलब स्तंभ लेखों पर चित्र होते थे। ठीक है, तो देखिएगा अगर पूछेगा आपसे कि बखेड़ा स्तंभ पर, याद रखिएगा यह है वैशाली में, यह है वैशाली में, ठीक है, और याद रखिएगा बखेड़ा। और जो संकिसा है, ये संकिसा में क्या किया गया था दोस्तों, ये संकिसा में यहां पर आपको हाथी की आकृति देखने को मिलती है, याद रखिएगा। और रामपुरवा में, जो रामपुरवा जो अभिलेख है, जो बिहार स्तंभ लेख जो बिहार में पाए गए चंपारण में, तो यहां पर जो है आपको सिंह, सिंह यानी कि जो ऊपर में हाथी की जगह पर क्या है, सिंह। तो थोड़ा सा अलग है कि संकिसा अगर पूछेगा तो उसके स्तंभ लेखों के ऊपर में कौन सी पशु की आकृति है, हाथी। अगर पूछेगा कि रामपुरवा में कौन है, सिंह। और सारनाथ जो स्तंभ लेख है जो यूपी में, और सारनाथ स्तंभ लेख पर भी आपको किसका चित्र मिलेगा, सिंह का चित्र मिलेगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो संकिसा पर क्या होगा, हाथी आपको रामपुरवा पे, और यहाँ पर जो लौरिया नंदगढ़ है यहाँ पर भी आपको एक चीज याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ, ये सब बिल्कुल याद रखिएगा, काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अशोक के किस स्तंभ लेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति है, तो संकिसा, एकदम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ पर भी सिंह है, याद रखिएगा। अगर आपको यहां से क्वेश्चन आए तो आपको फंसना नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अशोक के किस, ये तो रिपीट हो गया है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर बुक्का, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय। तो क्या मारिएगा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। दोस्तों 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने, ये दो भाई रहे, और इन्होंने क्या किया, इस समय जो सल्तनत काल के शासक थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, ये भी क्वेश्चन आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या किया, आपको संगम विजयनगर साम्राज्य का क्या किए, स्थापना किए। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए दोस्तों। और याद रखिएगा कुछ फैक्ट कि इनकी जो है, इन्होंने विद्यारण्य, विद्यारण्य ये जो है इनके गुरु थे, और अपने गुरु के प्रेरणा से, विद्यारण्य के प्रेरणा से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया रहा दोस्तों। और अपने पिता के नाम पर आगे चलकर इनका संगम वंश होता है, याद रखिएगा संगम वंश। तो याद रखिएगा आपको पहला जो है शासक जो विजयनगर पे होंगे वो है संगम वंश, और उसी के ये लोग थे हरिहर और बुक्का। उसके बाद सुलू वंश, सुलू वंश, और उसके बाद कौन हो जाएंगे, तुलु वंश। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्रम पूछ लिए जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है, तो संगम वंश, सुलु वंश और क्या होगा, तुलु वंश। ये परीक्षाओं में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा, देखिए मतलब संगम वंश की अगर जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी हो जाएगी, आनेकुंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम्पी होगा, और तीसरा जो होगा पेनुकोंडा होगा, पेनुकोंडा, पेनुकोंडा, इसको भी आप याद रखिएगा। अनेकुंडी, हम्पी, पेनुकोंडा, ये सब उसकी राजधानियां रही। और याद रखिएगा इसी समय देवराय प्रथम रहे विजयनगर साम्राज्य में ही, देवराय प्रथम। इसके समय विदेशी यात्री जो है निकोलो कांटी, निकोलो कांटी जो इटली का यात्री था, इनके दरबार में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम दरबार में कौन सा इटली का यात्री आया था, निकोलो कांटी। और आगे चलकर जो रहे देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, फारस का अब्दुल रज्जाक। कौन आया था, अब्दुल रज्जाक। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कौन सा था, अब्दुल रज्जाक। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और तुलु वंश में एक शासक रहे दोस्तों, तुलु वंश में एक शासक रहे, याद रखिएगा तुलु वंश के एक शासक थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। और याद एक और क्वेश्चन यहां से आएगा कि बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम, ठीक है दोस्तों। और बुक्का प्रथम ने चीन में दूत मंडल भेजा था, चीन में दूत मंडल भेजा था। ये पूछता है कि संगम वंश के विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में दूत भेजा था, तो क्या मारिएगा, बुक्का प्रथम। और कृष्णदेव राय काफी इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय, इसको याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में याद रखिएगा दो आए थे, एक तो आए थे बारबोसा,
बारबोसा और एक आया था डोमिंगो पायस। कौन आया था दोस्तों? एक बारबोसा और एक कौन आए थे? डोमिंगो पायस। ये लोग कहाँ के थे? ये लोग पुर्तगाल के थे। और याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस और कौन आए थे? बारबोसा। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के। दोस्तों इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज मतलब तमिल कवि। याद रखिएगा तमिल 8 बेहतरीन कवियों का एक समूह था जिसको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज जो किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद। याद रखिएगा इसको। देखिए अब इसको याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, ये दरोगा में आया, बीपीएससी में भी आया था, नांगलपुर शहर। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि नांगलपुर शहर, तो नांगलपुर शहर किसने बनाया था? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर इन्होंने नांगलपुर शहर का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है। और याद रखिएगा एक पुस्तक है अमुक्त माल्याद। ये जो है ये काफी लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है और इसके लेखक भी कौन है दोस्तों? कृष्णदेव राय। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि अमुक्त माल्याद के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। काफी विद्वान रहे। तेनालीरामा इन्हीं के दरबार में रहते थे जिसकी कथा और कहानी आप सुनते होंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा अमुक्त माल्याद का पुस्तक है, किस भाषा पर लिखी गई है? लोक प्रशासन पर। सिर्फ ये नहीं याद करना है कि अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है, आपको यह भी समझना है कि किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी गई पुस्तक है। न जाने कितनी बार परीक्षाओं में दोस्तों ये आ गया है। और ये जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और एक और पुस्तक है दोस्तों जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत में है। जाम्बवती कल्याणम ये भी कौन लिखे हैं संस्कृत में? कृष्णदेव राय। चलिए इतना फैक्ट आपको रखिएगा दिमाग। आगे कहता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा का अंत किसने किया? ठीक है दोस्तों। तो सिजदा और पैबोस प्रथा का अंत किसने किया? बलबन, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। देखो इसमें क्या होगा? इसमें होगा शाहजहां। सिजदा और पैबोस प्रथा को शुरू किए थे बलबन। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछेगा कि इसका अंत किसने किया? शाहजहां। चूंकि सर ये बलबन का शासनकाल था और बलबन जो है अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था, काफी कुलीन घराने का वंशज मानता था, ईरान के अफरासियाब से जोड़ता था जो काफी शानो शौकत में जीते थे। तो सिजदा क्या था कि एकदम जो भी दरबार में आएंगे या कि उनको क्या करेंगे? उनका जो है अंगूठा चूमेंगे और पैबोस एकदम साष्टांग दंडवत करेंगे लेटकर। याद रखिएगा। तो ये प्रथा किसने शुरू किया? बलबन। और इस प्रथा को अंत किसने किया? शाहजहां ने किया। याद रखिएगा। आपको पता है सर कि जो सल्तनत काल जो है उस पर जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। पहला कौन था वंश? गुलाम वंश। दूसरा कौन था दोस्तों? याद रखिएगा दूसरा था खिलजी वंश। और तीसरा कौन था? तुगलक वंश। और चौथा कौन था? सैयद वंश। और पांचवा कौन था? लोदी वंश। और लोदी वंश के संस्थापक तो आप जानते ही हैं कौन थे? बहलोल लोदी। टोटल सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया है। इसको एक सेकंड, ठीक है। तो सब अगर देखो इसमें भी पूछेगा कि कौन सा वंश ने सबसे लंबा समय तक शासन किया, तो तुगलक वंश। इसको याद रखिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और इसमें सबसे ज्यादा समय तक शासन किए थे तुगलक वंश। और गुलाम वंश में भी 3 प्रकार के वंश है दोस्तों। एक कुतुबी वंश जो थे इसमें आपका कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कौन सा वंश से थे? कुतुबी वंश। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश आएंगे, तो इल्तुतमिश वाले कौन से वंश से थे? शमसी वंश। और बलबन भी आएगा तो ये क्या होगा? ये बलबनी वंश। तो याद रखिएगा गुलाम वंश भी 3 भागों में बटा हुआ था। कुतुबी में आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश में आ जाएगा इल्तुतमिश और बलबनी वंश में आ जाएंगे कौन? याद रखिएगा बलबन। क्योंकि सर ये गुलाम वंश इसलिए कहा जाता था, ये कहीं ना कहीं एक गुलाम एक
थे। पहले क्या था कि आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इल्तुतमिश कौन किसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और बलबन किसके गुलाम थे, इल्तुतमिश के गुलाम थे। याद रखिएगा। और पूछे कि गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बलबन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट, रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति, तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू किया, तो बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया, बलबन, याद रखिएगा। और इसको नायाबे खुदाई कहता था, क्या कहता था अपने आप को, नायाबे खुदाई, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, नायाबे खुदाई, ठीक है। नायाबे खुदाई का उपाधि कौन लिया था, बलबन। जिले इलाही, जिले इलाही ईश्वर का रूप, जिले इलाही का भी इसने उपाधि लिया था, किसने, बलबन ने। याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और एक विभाग भी बनाया था इसने, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज जो था, दीवान ए अर्ज एक विभाग बनाया था। और ये विभाग कैसा विभाग था दोस्तों, सैन्य विभाग था, ठीक है। और याद रखिएगा दीवान ए बरीद, दीवान ए वरीद, ये कैसा विभाग था दोस्तों, गुप्तचर विभाग था, सीक्रेट डिपार्टमेंट था, जैसे आजकल रॉ ये सब जो है, तो गुप्तचर विभाग था। और ये सभी विभाग किसने बनाया था दोस्तों, बलबन ने बनाया था। और याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे हम लोग आते हैं। कहता है अवध के किस नवाब को बुरहान मुल्क कहा जाता था, बताइए। देखिए शहादत खान, शहादत खान, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, आशरफुद्दौला, कौन होगा इसमें, इसका आंसर होगा शहादत खान। दोस्तों आपको पता है कि हम लोग का जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवध, बंगाल, हैदराबाद, नवीन राज्यों को हमने काफी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो है अवध, बंगाल और हैदराबाद का आपको पूरा डिटेल के साथ वहां पर क्या होगा मटेरियल उपलब्ध है, तो काइंडली उसको देखने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो शहादत खान को बुरहान मुल्क कहा जाता था, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। ये भी आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, अवध जो रहा, अवध को याद रखिएगा 4 फरवरी 1856 को, ठीक है, अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। याद रखिएगा अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, मिला लिया गया, ठीक है। और ये जो हुआ ये कौन से आधार पर, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर इसको अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ये गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो डलहौजी थे। आप इसको भी याद रखिएगा, बाकी डिटेल हमारे प्लेलिस्ट में है, तो जाकर वहां देखने का भी कष्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें काफी अच्छा समझाया हुआ है और काफी परीक्षा के लिए उसमें मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव, हॉलवेल, बेंसीटट, वारेन हेस्टिंग्स, क्या होगा, इसका आंसर होगा बेंसीटट। इसका भी, ये बंगाल का भी पूरा मटेरियल आपका हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप देख लीजिए, औरों से ज्यादा अच्छा मटेरियल हमने देने का प्रयास किया है, तो काइंडली उसको वॉच कीजिएगा। फिर भी हम कुछ बता देते हैं। बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, याद रखिएगा। और ये एक गुट था, जिस गुट में शाह आलम द्वितीय थे, जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और एक थे आपका मीर कासिम जो बंगाल का पूर्व नवाब थे, ठीक है। ये एक तरफ इनकी सेना थी और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। और अंग्रेजी सेनापति कौन थे दोस्तों, अंग्रेजी सेनापति थे हेक्टर मुनरो। ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। अगर उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसीटट था। कौन था दोस्तों, बेंसीटट था। तो आप इसको याद रखिएगा। देखो दोस्तों एक बात बताते हैं, यहां से बंगाल से आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार के एग्जामों में बहुत अवश्य ही पूछे जाते हैं, ध्यान देना है।
ठीक है। अगर पूछ देगा आपसे कि किसकी जीत हुई तो भाई साहब अंग्रेजों की जीत थी, आपको इसको इंपॉर्टेंट है। और बंगाल के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में क्या कर दिया, राजनीतिक रूप से स्थापित कर दिया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो भारत का मालिक बन बैठी। याद रखिए कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध। काफी टर्निंग पॉइंट था इस युद्ध में, तो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षाओं के लिए पूछ दिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति, देखो यार यहां पर जो है क्रांति होगा, तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला है ये, और नाना साहब। क्या होगा इसमें? इसमें जो होगा आपका लियाकत अली होगा। कुंवर सिंह ने बिहार से किया, बिहार के आन बान शान, ठीक है। 80 साल की उम्र में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसी ताकत और ऐसी जज्बा एक 80 साल की उम्र ने जो दिखाया। आपको पता है कि उस समय अंग्रेजों को ये कहना पड़ा कि ये बंदा अगर 80 साल की उम्र में इतना जोशीला है, कहीं जवानी के दिनों में हमारे पीछे ये पड़ गया होता तो हमारा क्या स्थिति होता। याद रखिएगा, एक भोजपुरी में गाना भी आया था कि जवानी पाकल मोछिया पे आयल झूम के, ठीक है। तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। कभी हम लोग 1857 क्रांति का अगला टॉपिक हम लोग ला रहे हैं तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अहमदुल्ला, ये सचिवालय सहायक में पूछा था कि फैजाबाद, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में? तो याद रखिएगा अहमदुल्ला। ये सचिवालय सहायक का जो 5 तारीख एग्जाम हुआ इस महीना में, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। और नाना साहब कहां से किए थे? कानपुर से किए थे। नाना साहब 1857 क्रांति में कहां से नेतृत्व किए थे दोस्तों? कानपुर से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बताइए। इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो उस समय गांधी जी तो बेचारे साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, वहां के राजनीति को समझ रहे थे, वहां के लोगों को अंग्रेजों से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे थे। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसको याद रख लें। कहता है मुर्रा भदावरी किस पशु की प्रजाति है? दोस्तों ये जो देखो दरोगा में जो एग्जाम होते हैं बिहार में, वहां पशुओं के मतलब नस्लों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रजाति से है, किससे नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मुर्रा और भदावरी जो है ये भैंस की प्रजाति है, ठीक है। देखो गाय में भी है, गर्नसी है, नामेरी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, बहुत सारे हैं, हम लोग जानेंगे आगे इसके बारे में डिटेल, एक टॉपिक निकालेंगे। तो याद रखिएगा मुर्रा और भदावरी किस पशु की प्रजाति है? भैंस का। और गाय का गर्नसी, नामेरी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन। नामेरी को तो पूछ चुका है, ठीक है, नामेरी के बारे में पूछ चुका है, मुर्रा के बारे में भी पूछ चुका है। तो याद रखिएगा यहां से आने आता है क्वेश्चन भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सरसों शोध संस्थान कहां? इंस्टीट्यूट से भी पूछ ले जाते हैं, खासकर कृषि के संस्थान कहां पर है? यहाँ पर दरोगा के लिए सब हिट लिस्टेड है, इसीलिए अच्छा सा भी मन लगाकर पढ़िए, टेस्ट लगाइए हम लोग का। अगर कुछ नई जानकारी उसको लिखने का भी प्रयास कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो बीच बीच में थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय सरसों शोध संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ है? भरतपुर, जैसलमेर, यह है जयपुर है, जयपुर इनमें से कोई नहीं। ये कहां होगा? तो याद रखिएगा भरतपुर में। और ये भी क्वेश्चन आपके दरोगा में आया हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट संस्थान है राजस्थान में, कजरी, ठीक है। कजरी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? तो ये है जोधपुर में। ये काफी पूछे जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, फ्यूज किसका बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई में रखिए। टीन शीशा,
3 जो है तांबा है, ये तांबा, 3 जस्ता, 3 कार्बन, क्या होगा? तो याद रखिएगा यहां पर जो होगा वो होगा आपका जो ये बना होता है टीन और सीसा का बना होता है, ये काफी अच्छा होता है और ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होता है। और याद रखिएगा जो फ्यूज होते हैं, याद रखिएगा इसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। याद रखिएगा ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्यूज और टीन और सीसा का ये क्या है? मिश्रण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, नाभिकीय रिएक्टर है, टिक्कर क्या होता है सर? थोड़ा सा आपको इस बार सीरीज का अगला सीरीज में आपको ये सब गलतियां नहीं मिलेगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग शीतलक या कूलेंट के रूप में करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, खासकर बिहार के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में हो, ठीक है, ध्यान देना है। तो अगर पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर मतलब परमाणु रिएक्टर जिसमें परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, और भारत सरकार का पॉलिसी है कि हम परमाणु का जो है का निर्माण हम लोग परमाणु बम बनाने में नहीं करेंगे, ऊर्जा बनाने में करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना जनसंख्या है कि भाई विद्युत का आपूर्ति, बिजली का आपूर्ति करने के लिए हमें इनका नाभिकीय रिएक्टर से बिजली उत्पादन करना ही पड़ेगा और हम लोग प्रयास में भी हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो है नाभिकीय ईंधन जो होते हैं, नाभिकीय ईंधन में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ठीक है। अच्छा, इसका जो है नाभिकीय रिएक्टर में किसका शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं आपका ये दोनों में। याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारी जल ये कूलेंट नहीं होगा, यहां पर जो हैगा मंदक के रूप में करते हैं, मंदक, इसको मॉडरेटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग मंदक या मॉडरेटर के रूप में करते हैं? तो भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का करते हैं। एक सीक्वेंस बना देते, अगर पूछेगा कि कौन नाभिकीय ईंधन में क्या रहता है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा कि नियंत्रक छड़ यानी कि जो परमाणु ऊर्जा बनाते हैं तो काफी रेडिएशन होते रहते हैं, तो नियंत्रक छड़ में याद रखिएगा कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में आपका जो नियंत्रक छड़ में कैडमियम और बोरॉन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि मंदक के रूप में किस नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो भारी जल जिसको D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक जो है शीतलक कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि नियंत्रक छड़ में किसका कैडमियम बोरॉन, मंदक के रूप में भारी जल D2O या ग्रेफाइट, अगर शीतलक के रूप में प्रयोग करेगा तो जल और CO2। इसलिए दोस्तों कि जितना भी परमाणु रिएक्टर बने हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं वहां जहां पे जल का मात्रा जो भरपूर मात्रा में वहीं पे होते हैं। इसलिए बिहार में अभी तक परमाणु रिएक्टर में ज्यादा कदम नहीं बढ़ाया गया था, क्योंकि हमारे पास उतना जल मौजूद नहीं है। हालांकि कजरी एक जगह है, याद रखिए, यहाँ बनने का प्रस्ताव हुआ है, तो अभी बन रहा है यहाँ पर बिहार में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दाब बढ़ाने से, ठीक है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, ये क्वथनांक है, ठीक है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो होगा बढ़ता है। दोस्तों आपको एक बात बता रहे, ट्रिक बता रहे, प्रेशर देखिए, दाब और ऊंचाई, देखो दाब और ऊंचाई, जैसे आप मान लीजिए कि आप जो है आप यहां पर है, आप यहां पर खड़े हैं, तो आप गैसों का दाब बहुत ज्यादा लग रहा है, ये जितना भी वायुमंडल की गैस है सब आप पे दबाव डाल रही है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही आप ऊंचा पे चले गए, यहां पर मान लीजिए आए, तो दाब क्या हो गया? कम। जाहिर सी बात है, यहां पर थे आप तो ज्यादा आपके दाब लग रहा था, लेकिन जब आप ऊंचाई पर चले गए तो दाब कम हो गया। यानी कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ऊंचाई पर जाने पर दाब कम हो जाता है। अब देखिए एक चीज और, दाब में और क्षेत्रफल में उल्टा संबंध होता है। यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी कि दोनों में उल्टा संबंध होता है। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब आप दलदल में फंस जाते हो और पूरा धंसने लगते हो, तो आपको क्या करता है? सलाह दिया जाता है कि आप उस पर लेट जाओ, और लेट जाओगे तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आप जल्दी नहीं धंसोगे, कुछ देर आपको बच सकते हो। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट। आप देखते होंगे कोई चीज को ठोकने के लिए नुकीला बनाया जाता है एरिया को, ठीक है, छेनी उनी आप देखते होंगे। नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या होगा? ज्यादा लगेगा दोस्तों। और देखते होंगे कि जो वाहनों का जो टायर होते हैं उसको काफी चौड़ा बना, जैसे ट्रक वोरक देखते हो टायर काफी बड़ा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है एरिया ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। तो इसको याद रखिएगा। और क्वथनांक में और दाब में हमेशा दोस्ती का संबंध है। यानी क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर दे उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो भाई साहब, जब आपको दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या है? दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या हो रहा है? बढ़ेगा। क्योंकि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से आप देखते हो प्रेशर कुकर में खाना बड़ा जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खाना भाई साहब जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन पहाड़ों पर क्या होता है? खाना बनने में दिक्कत होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाओगे तो दाब कम हो जाएगा, पहले हम लोग पढ़े। और ऊंचाई पर दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा, भाई साहब खाना तो देर से ही पकेगा। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं, व्यवहारिक चीजों से परिचित रहना है। क्वेश्चन तो भैया आराम से बनता है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आराम से बनेगा। आगे आइए। परमवीर चक्र देने की प्रथा की शुरुआत कब से हुई? 1950, 1952, 1954, 1953। याद रखिएगा, परमवीर चक्र देने की प्रथा की शुरुआत कब से हुआ? 1950 से। और इस तरीका से भी क्वेश्चन आजकल दरोगा में पूछे जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। दोस्तों इस तरीके से जो है हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ क्या किए? डिस्कशन किए। और इससे भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके परीक्षा के हिसाब से जरूरी होगा। आलतू फालतू के क्वेश्चन से डिस्कशन करने से कुछ फायदा है नहीं। अगर दोस्तों हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, ठीक है? अच्छा लगेगा हम लोग को भी, और हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा, और हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, सबक खैर।